भारत की आज़ादी की कहानी ये सिर्फ कुछ तारीखों या लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो जुनून, त्याग और एक पूरे राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी सफर के कुछ बहुत जरूरी, कुछ अहम पड़ावों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने आज़ादी की इतनी बड़ी ज्वाला को जन्म दे दिया। तो देखिए, हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक अकेली चिंगारी से, फिर देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड आवाज़ें उठनी शुरू हुईं, उसके बाद कैसे पूरा का पूरा देश एक आवाज़ बन गया, और फिर आखिरकार हम आज़ादी की तरफ अपने आखिरी कदम कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक सफ़र। तो बात शुरू होती है साल 1857 से। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। नहीं, ये वो पहली सबसे बड़ी चिंगारी थी जिसने जिसने पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी थी। असल में यहीं से संघर्ष एक बहुत ही वायलेंट, एक डिसाइसिव मोड़ लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1857 में हुआ क्या था? मतलब ऐसा क्या हुआ कि सालों से जो गुस्सा लोगों के अंदर दबा हुआ था वो अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। देखिए, कारण तो बहुत सारे थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब थे। लेकिन एक छोटी सी घटना थी जिसने मानो बारूद के ढेर में आग लगा दी। और वो चिंगारी थी एक नई राइफल की कारतूस। हुआ ये कि एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और सिपाहियों को इसे राइफल में डालने से पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था। अब सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। तो ये सिर्फ एक रूल तोड़ना नहीं था, नहीं, ये तो उनके धर्म, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। बस इसी अपमान ने विद्रोह की वो आग भड़का दी। 1857 का विद्रोह, हाँ, उसे अंग्रेजों ने कुचल तो दिया, लेकिन वो जाते जाते एक बहुत बड़ी सीख दे गया। सीख ये थी कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोच से, एक स्ट्रैटेजी से लड़नी होगी। और बस यहीं से स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। अब लड़ाई राजनीति के मैदान में लड़ी जाने वाली थी। और इसी सोच का नतीजा हमें देखने को मिला साल 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। ये पहली बार हो रहा था कि पूरे भारत से पढ़े लिखे समझदार नेता एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए। क्यों? ताकि वो अपनी बात, अपनी मांगे एक होकर ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकें। कह सकते हैं कि ये आंदोलन को एक सही डायरेक्शन देने की पहली बड़ी और सीरियस कोशिश थी। और इस नई राजनीतिक लहर के एक सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम सब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये वही थे जिन्होंने अपनी मशहूर ड्रेन थ्योरी दी। मतलब उन्होंने पहली बार आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि कैसे अंग्रेज सिस्टमैटिक तरीके से भारत का पैसा लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इस एक थ्योरी ने, इस एक विचार ने पूरे आंदोलन को एक मजबूत, एक वैचारिक जमीन दे दी। अच्छा, अब तक ये जो संघर्ष था ना, इसकी आवाज ज्यादातर मीटिंग हॉल्स में या फिर पढ़े लिखे लोगों के बीच ही गूंजती थी। लेकिन अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जब आजादी का नारा गलियों में, बाजारों में, गांवों में हर जगह गूंजने लगा। ये वो वक्त था जब ये संघर्ष एक असली जन आंदोलन बनने जा रहा था। और इस बदलाव की आग में घी डालने का काम किया साल 1905 में हुए बंगाल के बंटवारे ने। अंग्रेजों का कहना था कि अरे, हम तो बस एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हर हिंदुस्तानी को पता था कि ये उनकी बांटो और राज करो की सीधी सीधी चाल थी। ये एक ऐसा जख्म था जिसने न सिर्फ बंगाली पहचान बल्कि देश की एकता पर हमला किया, और इसके जवाब में पूरे देश में गुस्से और विरोध की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। और इसी विरोध की आग से निकली एक ऐसी आवाज, एक ऐसा नारा जिसने आंदोलन का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। बाल गंगाधर तिलक की वो दहाड़, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बस ये नारा उस दौर का अंत था जब हम सिर्फ याचिकाएं देते थे। अब ये सीधी, बिना डरे पूरी आजादी की मांग थी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जब भी जनता अपनी आवाज उठाती है तो ताकतवर सत्ता अक्सर उसका जवाब क्रूरता से देती है। 1919 में जलियांवाला बाग में ठीक यही हुआ। एक शांतिपूर्ण सभा पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। ये एक ऐसा भयानक हत्याकांड था जिसने ब्रिटिश राज के न्याय के ढोंग का पर्दाफाश कर दिया।
और इस घटना ने भारतीयों के मन में आज़ादी के संकल्प को एक ऐसी आग में बदल दिया जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। तो एक बार अगर हम अपने अब तक के सफ़र पर नज़र डालें तो 1857 का विद्रोह, फिर 1885 में कांग्रेस का बनना, 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जनता का जागना और फिर 1919 का वो भयानक हत्याकांड। आप देखिए, हर एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है और इन सब ने मिलकर आने वाले बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी। जलियांवाला बाग के बाद अब इस संघर्ष के मंच पर एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और वो अपने साथ एक नया हथियार लेकर आए। एक ऐसा हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, सत्य और अहिंसा। अब ये लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं रह गई थी, अब ये लड़ाई थी नैतिक शक्ति की, मॉरल पावर की, और इसी शक्ति ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। और इसका पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 1920 का असहयोग आंदोलन। मतलब बहुत सीधा था, अंग्रेजों का सहयोग मत करो। उनके स्कूल, कॉलेज, अदालतें, उनका सामान, हर चीज का बहिष्कार करो। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। लॉजिक सिंपल था, अगर करोड़ों भारतीय ही सहयोग करना बंद कर देंगे तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज करेंगे कैसे? फिर आया साल 1928 और अंग्रेजों ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भारत का भविष्य तय करने के लिए एक कमीशन भेजा, साइमन कमीशन। लेकिन सोचिए जरा, इस कमीशन में एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब हमारे भविष्य का फैसला वो लोग करेंगे जिनमें से कोई हिंदुस्तानी ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे हमारे आत्मसम्मान पर चोट थी। और नतीजा, पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। इतना सब कुछ होने के बाद अब भारत और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब हम इस आंदोलन के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में आ गए हैं। वो दौर जहां अब छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग थी। और हाँ, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अब रास्ते भी अलग अलग अपनाए जा रहे थे। और 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों को आखिरी और सबसे साफ संदेश दे दिया, भारत छोड़ो। ये कोई अपील नहीं थी, ये कोई आंदोलन नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था। और इसके साथ नारा दिया गया, करो या मरो। ये शायद सिविल डिसोबीडियंस का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन था। लेकिन जैसा मैंने कहा, रास्ते अलग भी थे। हर कोई सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहा था। देश से दूर सुभाष चंद्र बोस एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे। उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, और उनका मानना बिल्कुल साफ था कि आज़ादी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे छीना जाता है। ये सशस्त्र संघर्ष का एक बहुत ही साहसिक, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भारत की आज़ादी का असली रास्ता कौन सा था? क्या वो कांग्रेस की राजनीतिक बातचीत वाला रास्ता था, या फिर गांधी जी का अहिंसा का मार्ग, या फिर बोस का सशस्त्र संघर्ष का रास्ता? शायद सच ये है कि आज़ादी किसी एक रास्ते से नहीं आई। ये तो इन सभी अलग अलग धाराओं के मिलने से बनी एक विशाल नदी थी जिसने आखिरकार गुलामी की चट्टानों को तोड़ ही दिया। सोचने वाली बात है ना?